हरियाली धरती पर खिल रही है, मुस्काती जिंदगी असीम है। ये पल पल नवजीवन को जन्म देती है, सांसें देती है जीने के लिए। हर सांस आपको जिंदा रखने के लिए। ऑक्सीजन आपके खून में हर सांस में समा जाता है, हमें एनर्जी देता है, हमको जीवित रखता है। यही सांस जिसे इंग्लिश में ब्रेथ कहते हैं, दोस्तों आपको पता नहीं चलता कि कब वो सीधी साधी सांस कब, कहाँ, कैसे और क्यों मौत की सांस बन जाती है। मौत की सांस आज हर जगह हर वक्त आपकी सांसों पर क्या खतरा मंडरा रहा है, इस पर हम गौर ही नहीं करते। आज हम ऐसी ही मौत के सांसों से आपको रूबरू करेंगे। आपके मासूम बच्चे और सभी को इस मौत की सांस से आपकी पहचान करा देंगे। माझ्या घरून जर बघायचं झालं तर भाऊ जो छोटा होता त्यांचं खूप म्हणजे एक ते मॉरल कंडिशनमध्ये होते, धार्मिक। तर तो शेती, मी डॉक्टर, सर्व काही जेवढी शेतीची घराची जी पायाभूत जेवढी काही आहे सोयीसुविधा ती सर्व त्याच छोट्या भावानेच केलेली होती आणि सर्व कुटुंब त्यांच्यावरच अवलंबून होतं। नंतर असं झालं की त्यांनी एक ट्रॅक्टर घेतलं, ट्रॅक्टरमधून मळणी यंत्र पण एक साईड बिझनेस म्हणून मळणी यंत्र घेतलं त्यांनी आणि मळणी यंत्रामध्ये त्यांनी खूप म्हणजे कमवायचं असं त्यांचं एक मोटो होता। तर आणि सर्वांना धरून असं कुणी दुखावं असं काही झालं असं त्यांना सुद्धा आवडत नव्हतं। त्यांचं म्हणणं होतं की बाबा काहीही करून गाव सुधारलं पाहिजे आणि स्वतः पण सुधारलं पाहिजे। मळणी यंत्र जवळपास 1 वर्ष चांगलं चालवलं। दुसऱ्या वर्षी थोडा खोकल्याचा प्रॉब्लेम झाला, एवढा व्हायचा, दर 1-2 दिवसाला यायचा तो। नंतर काही दिवसानंतर असं एक वाढत 1-1.5 वर्ष झालं, 2 वर्ष झाले। 2 वर्षाच्या नंतर असं सुरू झालं की परसिस्टंट कफ, जे की असा श्वासोश्वास सुद्धा घेता येत नव्हता, जेवण सुद्धा करायचं नाही, एवढा खोकला रात्रंदिवस सर। झोपेमध्ये सुद्धा अक्षरशः एवढं झालं की त्यांनी उठून बसलं तरच त्यांचं काहीतरी थोडंफार कमी वाटायचं, रिलीफ वाटायचं। जसं लाईंग डाऊन पोझिशनमध्ये झाले तसं कफ ॲग्रिवेट व्हायचा, वाढायचा। झोपेमध्ये सुद्धा उठूनच बसावं लागत होतं। एक 10 मिनटं झोपायची, लागलीच उठून बसायचं आणि कफ सुरू, कंटिन्यू। मग नंतर आम्ही एक कॉक्सचे मी माझं गृहीत धरलं की बाबा कॉक्स असू शकतो। औरंगाबादला गेल्यानंतर पेट स्कॅन केला। पेट स्कॅन केल्याच्या नंतर अक्षरशः एवढा धक्का बसला की तो असह्य असा। त्यानंतर सरांनी साईडला बोलून सांगितलं की बाबा तो पहिल्या दुसऱ्या तर स्टेजमध्ये असा नाही आहे म्हणे, तो आत्ताच्या जी स्टेज आहे तर ती त्यांची जवळपास 4 स्टेज ओलांडतेच आहे। कॅन्सर सेलच एवढे आहेत की डायरेक्ट मल्टिप्लाय होतात। त्यानुसार मग त्यांना आम्ही त्या किमोथेरपीवाल्यांकडे गेलो। त्यांनी विचारलं की बाबा त्यांना काय करावं लागेल, नेमकं शॉक द्यावा लागतील का किमो द्यावा लागतील। त्यांनी म्हणले सर शॉक हा अशा ठिकाणी दिला जातो ज्या ठिकाणी फार मायन्यूट असतो, त्याच ठिकाणी शॉक देऊन आपण तेवढंच बरं करू शकतो। एखादा ट्यूमर आहे, ट्यूमरच तेवढा शॉक देऊन कमी करू शकतो। बाकी असा स्प्रेडिंग जो आहे किंवा मॅसिव्हमध्ये आहे त्यांना आपण किमोज देतो।
मग त्यांना एक सहज विचारलं की सर म्हटलं एक मी मेडिको आहे तर मला समजायला पाहिजे की किती वेळ लागतो कमी व्हायला, किती होण्याचे पॉसिबिलिटीज आहेत. त्यांनी एवढंच सांगितलं, सर म्हणे पॉसिबिलिटी फक्त आणि फक्त स्वतःची एक मेंटॅलिटी करून घ्या म्हणे, 6 महिन्या जास्तीत जास्त 6 महिने चालतील सर म्हणे. आणि लिटरली कंप्लीट 6 महिने गेले. मग मी म्हटलं सर त्यांना तर माहीत नाही आहे, त्यांना माहीत नाही तर करायला पाहिजे का? त्यांनी स्पष्ट सांगितलं हे तुमचा इश्यू आहे, करायचं की नाही फॅमिलीचा. मग मीच स्वतःलाच सांगितलं हे केलं की मी एक होमिओपॅथिक आहे, मला मनामध्ये जे चालतंय ना त्याला खूप महत्त्व आहे त्या गोष्टीला. त्याच्यामुळं मी 3 महिने तर अक्षरशः सांगितलंच नाही त्यांना की तुम्ही काय करायला, काहीच नाही, जायचं नॉर्मल सलाईन द्यायचं वापस यायचं, एवढंच माहीत होतं त्यांना. मग काही दिवसानंतर असं झालं की मी बाहेर गेलो आणि त्यांनी ते साईन करायचा पेपर आणून दिला. त्याच्यावर ते साईन पेशंटची घ्यायची असती तर पेशंटची न देता मी मेडिको असल्यामुळे मी साईडला न्यायचो, त्यांची साईन मारून टाकायचं, घेऊन जा बाबा. पण एक वेळेस असं झालं की मी बाहेर जाणार आणि त्या सिस्टरने तो पेपर आणून दिला, याच्यावर तुम्हाला साईन करायची. आणि त्यांनी वाचून टाकलं सरळ सरळ कर्करोगासाठी जे काय किमो देत आहेत, सलाईन देत आहेत ते पचतील किंवा ॲडप्ट होतील न होतील हे त्याच्यासाठी साईन. मग त्यांनी दुसऱ्या दिवशी आल्यानंतर कर्करोग म्हणजे काय, कर्करोग म्हणजे काय, मी म्हटलं टी बी असं चालत राहिलं रात्रभर. मग सकाळी त्यांना सर्च मारलं गुगलवरती आणि त्यांनी बघितलं की कर्करोग म्हणजे काय. सरळ सरळ त्यांनी सांगितलं कॅन्सर सेल म्हणजे कर्करोग. आता त्यांनी स्पष्ट विचारलं, त्यांनी बोलवलं मला, म्हणले नेमकं काय आहे ते सांगा. की कर्करोग म्हणजे कॅन्सर हे मला समजलं म्हणले, पण कुठल्या स्टेजला असतं, त्याला स्टेज असतात म्हणे. त्यांनी गुगलवर पूर्ण सर्च केलं. मग त्याच्यानंतर मग म्हटलं यार, म्हणलं पहिल्या स्टेजमध्ये आहे, कमी होऊन जाते म्हटलं. त्या दिवशीपासून मानसिकता ढासळली आणि खरं तर त्या दिवशीपासूनच त्यांचं डिग्रेडेशन सुरू झालं. 3 महिने एकदम मेंटली स्ट्रॉंग होते, त्याच्यानंतर मग डिग्रेडेशन सुरू झालं. हळूहळू मेंटली एकदम म्हणजे खूपच खचून गेले. तिथून 1-1.5 महिना झाल्यानंतर असं झालं की फक्त आणि फक्त त्यांची सापळा राहिला, हड्डी, मांस तर अजिबातच नाही, डायरेक्ट स्किन याला अटॅच होऊन गेली. नंतर मग काही दिवसानंतर मग ते शेड दाखवते, जसं एखादा कलर बदलणारा एखादा सरडा असतो तसा तो शेड दाखवतो. एकदा निळा होतो, एकदा लाल, एकदा चट्टेच येतात. कफ रात्रभर राहायचाच, कितीही काही करा. किमो दिले तरी बी, किमो दिला की कफ कमी व्हायचा. एक 3-4 दिवस झाले की कफ पुन्हा सुरू, हळूहळू हळूहळू वाढत जायचा. जसजसे किमोचे दिवस जवळजवळ आले तसं जास्त कफ राहायचा. काही दिवस तेवढं सबसाईड राहायचा, बाकी वाढत राहायचा. त्यानुसार मग असं झालं की वाढत 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 एकदम म्हणजे खूप. आणि पॅरलल होमिओपॅथीसुद्धा दिलेली आहे, पॅरलल आयुर्वेदा पण दिलेला आहे. आयुर्वेदासाठी मेळघाटला गेलेला, किमोसाठी आपलं होमिओपॅथीसाठी नाशिकला जायचं आहे आणि किमो द्यायची ते बजाजमध्ये औरंगाबाद. मग ह्या 3 शिट्या अशा झाल्या की मग एक वेळेस नेऊन होमिओपॅथीसाठी फक्त हिस्ट्रीज घ्यायची असते, मेळघाटला पण हिस्ट्रीज घ्यायची असते. नंतर मेडिसिन आपण सांगायचं आणि त्यांनी ऐकून त्याचं तसं पोटेन्शी वाढवायची. आयुर्वेदाचं तेवढं त्याला पचनच होत नव्हतं, कारण असं झालं की 2च वेळेस आणलं पचन. ज्या वेळेला पचनसंस्था जर चांगली असेल तरच आयुर्वेदा चूर्ण जे आहेत त्या पचन होतात, नाहीतर मग सहसा लागू नाही तो. मग आम्ही होमिओपॅथी घेतली, कंटिन्यू पहिल्या दिवशीपासूनच होमिओपॅथी केली. होमिओपॅथीमध्ये असं झालं की शेवटी त्यांना पण ते चघळायला त्रास व्हायचा. मग त्यांना डायरेक्ट पोअर्समधून, हेअरच्या पोअर्समधून टाकून द्यायचं. ती पण मेडिसिन वॉटर पोटेन्शियलमध्ये द्यायचं, कधी इनहेलरसारखं श्वास द्यायचा त्यानंसुद्धा मेडिसिन लागू व्हायची. आणि नंतर असं झालं की शेवटचे 3 दिवस एवढे खतड गेले की डायरेक्ट कोमा कंडिशन. त्यांना
शुद्धीवर नाहीत, फक्त एवढंच म्हणायचे. पाय जवळ घेतले, हात जवळ घ्यायचे, एवढे असं झोपायचं आणि फक्त एवढंच म्हणायचे. एवढंच कानायचे फक्त, बस. बाकी काही कुठला शब्द उटाळायचा नाही, काही नाही. बोललं तरी शुद्धीवर नाही. ती कंप्लीट कोमा कंडिशन असल्यासारखी. मग ज्या वेळेला मृत्यूच्या 10 मिनटं अगोदर सहज मिसेसला हाक मारला आणि म्हणे मला थोडंसं काहीतरी खायला दे यार म्हणे. मग चिवडा आणून दिला. काय द्यायचं मग मला भूक लागली, मग चिवडा आणून दिला डायरेक्ट. मग चिवडा दिल्यानंतर कोर्समधून थोडासा चिवडा कोर्समधून टाकून द्यायचं. 1 ग्राम खाल्ला असं, ती पण मेडिसिन वॉटर पोटॅशियम. मग बस झाला म्हणे. थोडंसं 1 घोट पाणी पिलं. वडिलांना बोलता थोडंसं वडिलांनी डिस्टन्स दिलं मिसेस आणि मिस्टरमध्ये, की मग तेवढ्यामध्येच त्यांनी मिसेसच्या मांडीवर आपले प्राण ज्योत एकदम कंप्लीट माळवली. मृत्यु तो अटल है, लेकिन मृत्यु को अपने हाथों से किसी ज्ञान के बिना हम अपने दरवाजे खुद खींच कर ला रहे हैं. खाने की चीज़ों से हम कैंसर अपनाते हैं, जैसे हल्दी में पीले कलर की मिलावट, रेड चिली चटनी में लाल कलर की मिलावट, चाय पत्ती में लकड़ी पाउडर के साथ कलर की मिलावट, बनावटी दूध, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, पाकिटों में मिलाए जाने वाले प्रिजर्वेटिव्स, टाल्कम पाउडर में मिलावट, फेस क्रीम, टोबैको, गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स, प्लास्टिक में खाद्य पदार्थ, टेस्टिंग पाउडर, अजीनोमोटो, ऐसे पदार्थों के खतरे हमारे इर्द गिर्द हमेशा रहते हैं, जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं और कैंसर का शिकार बनने चले जाते हैं. बिना अवेयरनेस के हम कैंसर के अस्पतालों की बेडों पर पेशेंटों की भरमार कर रहे हैं. साथ ही जो बड़ी सेफ हम खाते हैं उसका हरा रंग, बूंदी में मिलाए जाने वाले लाल, हरे और पीले रंग, शक्कर जिसमें गंधक और सल्फर का मिश्रण होता है, उससे कैंसर होता है. आटा चक्की से बना हुआ आटा, ईंट भट्टी, सीमेंट के कारखाने, सीमेंट के गोदाम, सीमेंट के शॉप्स, टैल्कम पाउडर, कॉटन डस्ट, इस तरह के बहुत सारे माध्यमों से कैंसर हमारे तक पहुंच रहा है. व्हीकल पोल्यूशन ये सबसे बड़ा कारण भी है. बेंजीन, जिसका केमिकल फॉर्मूला है 6C6H6, टैलिन C7H8, ये भी कैंसर को बुलावा देते हैं. बेंजीन 40 ppm की मात्रा से अगर बढ़ जाता है तो ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है. पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये भी इस तरह का धुआं है जो हमें कैंसर की ओर लेके जाता है. लॉन्ग एक्सपोजर डाइजेस्ट एग्जॉस्ट कैंसर, ये भी एक बहुत बड़ा घातक राक्षस बना है. आपके घर में इन्वर्टर बैटरी हो तो ये बात याद रखें, इससे खतरनाक और जानलेवा जहरीली गैस निकलती जिससे कैंसर होता है. आप अगर अगरबत्ती जलाते हैं तो उससे जहरीली गैस निकलती है. जितनी ज़्यादा और तेज सुगंध आएगी उतनी ही जहरीली गैस उससे निकलती है, जिससे आपको कैंसर जैसी बीमारियां को
न्योता देने जैसा है। सुबह की हल्की हवा में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होता है। धूप बत्ती या मॉस्किटो रिपेलेंट या मच्छरों को भगाने वाले कॉइल, ऐसे अगरबत्ती के जहरीले धुएं, जहरीली गैस आपके फेफड़ों में समाने लगते हैं, जिसके कारण फेफड़ों का कैंसर होने का आसार नजर आता है। अगरबत्ती सिगरेट के धुएं से ज़्यादा खतरनाक है, जिसमें पाए जाने वाले पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अस्थमा, कैंसर, सर दर्द और खांसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसमें मौजूद जैसे नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड लगातार धुएं से दिल की कोशिकाएं सिकुड़ने लगती है। आंखों की रोशनी, स्किन एलर्जी, श्वसन का कैंसर हो सकता है। दोस्तों, ये उदाहरण से आप खुद ही तर्क लगा सकते हैं कि जहरीली धुआं कहाँ कहाँ बनता है। जैसे दोस्तों, त्योहारों और जीत की जश्न में सारे पटाखे जलाए जाते हैं, जिससे खतरनाक धुआं निकलता है, जिसमें सल्फर, कॉपर, कैडमियम, लेड, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक नाइट्रेट जैसे घातक रसायनों का मिश्रण होता है। लेड सल्फर जैसा धुआं फेफड़े, आंखों में जाने से कैंसर जैसी कई खतरनाक बीमारियां होती है। डस्ट का दूसरा नाम ही मौत है। सीधी सादी धूल में और रास्तों के साइलेंसर की पाइप दुनिया का कैंसर फैलाने का सबसे बड़ा हथियार है। ऑटो रिक्शा और अन्य गाड़ियों के साइलेंसर बच्चों के नाक के बहुत ही करीब होते हैं। ऐसे में यह धुआं बच्चों के फेफड़ों में लेड सल्फर के कई घातक कण समा देता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि उसको किस गाड़ी के धुएं से कैंसर हुआ है। शायद ये आपकी गाड़ी तो नहीं है। ऐसे जहरीले गैसों के कारण स्ट्रोक, मेमोरी लॉस्ट यानी याददाश्त कमजोर होना, हर साल 70 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण से होती है। हवा का हर कण भारतीयों के लिए जहर बना है। 2019 में 1.66 मिलियन 16,60,000 लोग भारत में वायु प्रदूषण से मौत के घाट उतरे हैं। PM 2.5 पेरिकुलेट मैटर हवा में घुलने वाला एक छोटा पदार्थ है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार PM 2.5 का सालाना स्तर 10 माइक्रोग्राम घनमीटर रहना चाहिए, जो गाजियाबाद में 10 गुना ज़्यादा यानी 110.2 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर है। दोस्तों, गुजरात के गोधरा के क्वार्ट्ज और स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री के 238 कामगारों की मौत ग्लास फैक्ट्री में ग्लास डस्ट से हुई थी। सिलोकोसिस डेथ्स इसे अंग्रेजी में कहा जाता है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गुजरात सरकार 7 करोड़ रुपए मुआवजे के रुपए में उन्हें देना पड़ा था। ग्लास डस्ट, ग्लास की धूल में सिलिकॉन यह केमिकल जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद के सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। सिलिका यह ईंट, सीमेंट, कंक्रीट वॉल, ड्राई वॉल,
फाइबर सीमेंट प्रोडक्ट, ग्रेनाइट, शॉटक्रेट, मॉर्टर, पेंट्स, प्लास्टर, रॉक, रेती, जमीन, स्टोन, पत्थर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, क्वार्ट्साइट, सैंडस्टोन, शेल, स्लेट, टाइल, सिलिका डस्ट से सिलिका स्टोन, कैंसर जैसे बीमारी होती है, किसी भी डस्ट में सिलिका हो सकती है। धुळीपासून होणारे आजार हे मूळतः ऑक्युपेशनल हॅझार्ड्समध्ये मोडतात. धूळ म्हणजे विविध प्रकारची धूळ असते. शेतात धान्य उचलताना उडणारे धूळ, शेतातील विविध हळद, बाकीचे इतर कामं करताना उडणारे धूळ, क्रेन मशीनजवळ काम करणाऱ्यांमधले जे धूळ, कर्मचारी जे कामगार लोक असतात त्यांना धोकादायक असतो. रोडवरील कामगार जे काम करत असतात त्यांनासुद्धा ते धुळीचा धोका खूप उद्भवतो. कॉटन सूतगिरणीतले कर्मचारी विशेषतः म्हणजे जास्तीत जास्त वेळ तिथं काम करणारे जे कर्मचारी असतात त्यांना ते बारीक बारीक कण म्हणजेच धूळ श्वासोश्वासाद्वारे फुफ्फुसात जाऊन त्याचे विविध आजार होतात. ग्लास फॅक्टरीमध्ये, काचेच्या फॅक्टरीमध्ये काम करणारे कर्मचारी त्यांनासुद्धा काचेचा बारीक बारीक पार्टिकल धूळ या माध्यमातून आपल्या श्वासोश्वासाद्वारे फुफ्फुसामध्ये जातात. त्याच्यात अजून सॉमिलमध्ये काम करणारे म्हणजे लाकडे कापताना वगैरे काम करणारे कर्मचारी त्यांच्यासुद्धा श्वासोश्वासातून फुफ्फुसामध्ये जाऊन बरेचसे आजार होतात. आणि बऱ्याचशा केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा धूळ त्याद्वारे होत राहतात. सोयाबीनचे जे पदार्थ बनवतात त्या फॅक्टरीमध्ये सुद्धा धुळीचे कण कर्मचाऱ्यांच्या श्वासोश्वासाद्वारे फुफ्फुसामध्ये जातात. सिमेंट फॅक्टरीमध्ये सुद्धा सिमेंटचं धूळ हे कर्मचाऱ्यांच्या श्वासोश्वासाद्वारे फुफ्फुसात जाऊन बरेच आजार होतात. आणि हे सतत काम करीत असल्यामुळे त्या फॅक्टरीमध्ये आणि त्यांना नियमितपणे सुट्ट्या मिळत नसल्यामुळे त्यांचा आजार हा बळावत राहतो. कारण जे कर्मचारी एकसारखा काम करतो तो सतत श्वासोश्वासाद्वारे ते धूळ फुफ्फुसामध्ये घेत राहतो. त्याच्यामुळे त्याचे आजार जास्त होऊन आजारपणात लवकर त्याचा जीव जाण्याची शक्यता जास्त असते. जसं बंधूला कॅन्सर झाला असं ऐकलं त्या दिवशीपासून असं वाटतं की सर्वात जास्त जर काम करण्याचं काम आहे तर मेडिकल फील्डनुसार तर फक्त आणि फक्त कॅन्सर आहे. कैंसर पर अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो दुनिया भर में कैंसर के आंकड़ों को इकट्ठा करता है और प्रकाशित करता है, इसमें 116 में कुछ पदार्थों और गतिविधियों की एक सूची है जो अब कैंसर का कारण माना जाता है कि केवल कैंसर का कारण बनता है. यह है IARC का समूह सूची. 1. तंबाकू, धूम्रपान. 2. सन लैंप्स और सनबेड्स. एक टैनिंग बेड एक उपकरण जो एक कॉस्मेटिक टैन के लिए पराबैंगनी विकिरण का उत्सर्जन करता है. वह मनुष्यों को UV विकिरण के लिए और एक्सपोजर दे सकता है जिससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और समय से पहले बूढ़ा हो सकता है. 3. एल्यूमिनियम उत्पादन. एल्यूमिनियम रिडक्शन प्लांट्स में श्रमिकों में बढ़े हुए फेफड़े और मूत्राशय के कैंसर के खतरे बताए गए हैं. रसायनों के धुएं में श्रमिकों की कमी हो सकती है और प्रक्रिया के दौरान लंबे समय तक कोयला टार पिच ज्वालामुखी के संपर्क में रहने से कैंसर हो सकता है. 4. पीने के पानी में आर्सेनिक. अत्यधिक विषैला रसायन जिसका उपयोग विनिर्माण उद्योग में उपयोग
किए जाने वाले कुछ मिश्र धातुओं को बनाने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से भूजल में पीने के पानी की आपूर्ति में मिल सकता है। आर्सेनिक त्वचा कैंसर का कारण बनता है और यकृत, फेफड़े, गुर्दे और मूत्राशय के कैंसर के कारण से जुड़ा हुआ है। 5. ओरामाइन उत्पादन। ओराइन को एंटीसेप्टिक एजेंट के रूप में और साथ ही डाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अध्ययन में पाया गया कि विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान हानिकारक एजेंटों जैसे कि फॉर्मलाडिहाइड और सल्फर के माध्यम से ओरामाइन के निर्माण में लगे पुरुषों में मूत्राशय के ट्यूमर की अधिकता होती है। 6. बूट और जूता निर्माण और मरम्मत। संदिग्ध कार्सिनोजेंस जैसे चमड़े की धूल, बेंजीन और अन्य सॉल्वेंट्स के संपर्क में आने के कारण नाक के कैंसर और ल्यूकेमिया के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है। फिर भी जूता निर्माण में कैंसर का खतरा अवधि और स्तर के आधार पर भिन्न हो सकता है। कोयला गैसीकरण। कोयला गैसीकरण के लिए व्यावसायिक जोखिम वाले श्रमिकों के कैंसर के स्तर का अध्ययन। जब गैस बनाने के लिए ऑक्सीजन, भाप और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कोयले की प्रतिक्रिया होती है तो वहाँ फेफड़ों के कैंसर की अधिकता दिखाई देती है। कोयला टार आसवन। कोयले से उत्पन्न कोयला टार पिच एक मोटी काली तरल है जो कोयला टार के आसवन के बाद बनी रहती है। इसका उपयोग कोटिंग्स और पेंट के लिए छत और फर्श में और डामर उत्पादों में एक बांधने की मशीन के रूप में किया जाता है। कोयला टार और कोयला टार पिच दोनों में कई रासायनिक यौगिक हैं जिनमें बेंजीन जैसे कार्सिनोजेंस शामिल है। कोयला टार के लिए मानव का संपर्क त्वचा के माध्यम से सांस लेना, खूस और अवशोषण के माध्यम से हो सकता है। पर्यावरणीय प्रदूषण में सामान्य आबादी को कोयला टार के संपर्क में लाया जा सकता है। कोक ईंधन उत्पादन। कोकिंग संयंत्र और कोयला टार उत्पादन संयंत्रों में श्रमिक जहां कोयले को एक ठोस ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए परिष्कृत किया जाता है। कोक उत्सर्जन को उजागर किया जा सकता है और फेफड़े के कैंसर और गुर्दे से मरने का अधिक जोखिम होता है। कैंसर। 10. फर्नीचर और कैबिनेट बनाना। अध्ययन के अनुसार लकड़ी के धूल के अत्यधिक जोखिम के साथ फर्नीचर निर्माताओं को नाक के कैंसर के जोखिम में सांख्यिकीय वृद्धि दिखाई जाती है। 11. हेमेटाइट खनन। भूमिगत रेडॉन के संपर्क में आने से। खनन हेमेटाइट लोहे का एक भूमिगत स्रोत। कार्यकर्ता एक साथ रेडॉन के संपर्क में आते हैं, एक रेडियोधर्मी कार्सिनोजेन जो फेफड़े के कैंसर के खतरे में बड़ी वृद्धि का कारण बन सकता है। रास्ते पर फेंके ग्लास की सूक्ष्म धूल भी बच्चों के नाक के करीब होती है। कंस्ट्रक्शन फील्ड पर उड़ती सीमेंट, बेरिंग मशीन से पत्थरों की धूल, प्लास्टिक कटिंग से उड़ते बारीक कण, फर्श, टाइल्स, मार्बल्स कटिंग, स्टील, फाइबर, एल्यूमिनियम कटिंग से उड़ती धूल लॉन्ग एक्सपोजर से फेफड़ों को कैंसर तक ले जाने में कारगर साबित होती है। गन्ने के जूस की मशीन या जनरेटर या फिर अन्य मशीन चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल पर चलने वाली पावर मशीन का कोई भारत स्टेज 4 या 6 नहीं होता। ऐसी मशीन से पर्टिकुलर मैटर की साइज बड़ी होती है जो फेफड़ों में और खाद्य पदार्थ में घुल मिलकर शरीर में घुस जाती है। खाना बनाते समय ऐसी कांच की चूड़ियाँ डालना क्या गलत है? हल्दी की प्रक्रिया में काम करते मजदूरों को भी लॉन्ग एक्सपोजर खतरनाक होता है। कागज की स्याही खाद्य पदार्थों में घुल मिलकर कैंसर को न्योता देती है। हर दिन कागज में खाने वालों की तादाद भारत में अनगिनत है। बुढ़ी के बाल जो एक मिठाई है, यह कलर जितना सुंदर दिखता है उतना ही जानलेवा है। जितना बालों में लगाने वाला कलर या हेयर ड्रायर, नेल ड्रायर। मोबाइल फ़ोन का रेडिएशन खतरनाक है।
रात में दूसरे रूम में रखना ही ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर को दूर रख सकता है। मोबाइल टावर घर से 400 मीटर यानी 1200 फीट की दूरी पर रखना ही उचित है, जो ब्रेन कैंसर से बचने का एकमात्र रास्ता है। रंगोली की डस्ट का हर दिन इस्तेमाल ज़रूरी है क्या? जनाब, गुलाल से खुशियाँ बांटने का मज़ा भी फेफड़ों में गंधक, लीड, शीशा भर देता है, जो कैंसर की ओर ले जाता है। खाद्य कलर, जो बड़े केक, स्वीट्स, बिरयानी, कुरकुरे, चॉकलेट, पेपरमिंट्स की गोली, मिर्ची, सब्जियों पर डाले जाने वाले कलर घर लाकर हम कैंसर का शिकार आसानी से बनते हैं। आपका नाम क्या है? श्याम यादव जी। तो यादव जी, आप ये फर्श काटने का काम कब से करते हैं? हम 12 साल से करते हैं। 12 साल से करते हैं। ये 12 साल में आपको इतना अनुभव आया होगा, तो इसमें आपको इससे जो धूल निकलती है, ये धूल से सांस के ऊपर, फेफड़े के ऊपर या आँखों के ऊपर क्या क्या परिणाम होते हैं, इसके बारे में आपको कुछ मालूम है? नहीं सर, मालूम तो नहीं, मगर परिणाम होते हैं। हाँ हाँ। आपको तकलीफ कुछ महसूस हुई क्या इस 12 साल में? नहीं, कभी सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। सांस लेने में तकलीफ, आँख लाल होता है और आँख तो ये इसके कन जाते हैं। हाँ हाँ। तो हम दवाखाने में जाते हैं। अच्छा। तो ये जो फर्श का काम करते समय इसके लिए कुछ सेफ्टी का कुछ लोग इस्तेमाल करते हुए दिखाई नहीं देते लोग फर्श काटते समय? नहीं, ज़्यादातर लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते। करते। फिर ये 12 साल से आप फर्श काटते, तो इसकी धूल के लिए आँखों में जाती होंगी, सांस में जाती, तो आप इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या करते? सर, आँखों पे चश्मा लगा लेते हैं, मुँह पे मास्क रहता है, मास्क बांधते लगाते क्या आप? इसके साइड इफेक्ट तो हमारे को पता नहीं, मगर हमारी सेफ्टी के लिए करना पड़ता है। से नो टू प्लास्टिक, मिलके बंदी लाएंगे ड्रास्टिक। से नो टू प्लास्टिक, मिलके बंदी लाएंगे ड्रास्टिक। कैंसर का कारण प्लास्टिक है, ये बच्चों को देंगे सीख। भोजन पानी को प्लास्टिक यूज करने की ना करे मिस्टेक। से नो टू प्लास्टिक, मिलके बंदी लाएंगे ड्रास्टिक। से नो टू प्लास्टिक, मिलके बंदी लाएंगे ड्रास्टिक। वायु जल मृदा प्रदूषण का करता है पुनर्चक्रण। वायु जल मृदा प्रदूषण का करता है पुनर्चक्रण। 2017 प्लास्टिक कचरा चाइना ने किया बंद, रिसाइकल चाइना ने किया बंद। से नो टू प्लास्टिक, मिलके बंदी लाएंगे ड्रास्टिक। से नो टू प्लास्टिक, मिलके बंदी लाएंगे ड्रास्टिक। कैंसर का कारण प्लास्टिक है, ये बच्चों को देंगे सीख। भोजन पानी को प्लास्टिक यूज करने की ना करे मिस्टेक। से नो टू प्लास्टिक, मिलके बंदी लाएंगे ड्रास्टिक। से नो टू प्लास्टिक, से नो टू प्लास्टिक। अटूट टुकड़ों को महीन कनों को खाना समझ प्लास्टिक खा गए। अटूट टुकड़ों को महीन कनों को खाना समझ प्लास्टिक खा गए। पक्षी जलीय जानवर समुद्री जीव मर गए। हो समुद्री जीव मर गए। से नो टू प्लास्टिक, मिलके बंदी लाएंगे ड्रास्टिक। से नो टू प्लास्टिक, मिलके बंदी लाएंगे ड्रास्टिक। कैंसर का कारण प्लास्टिक है, ये बच्चों को देंगे सीख। भोजन पानी को प्लास्टिक यूज करने की ना करे मिस्टेक। से नो टू प्लास्टिक, मिलके बंदी लाएंगे ड्रास्टिक। से नो टू प्लास्टिक, से नो टू प्लास्टिक, से नो टू प्लास्टिक।